नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बनने की कहानी के बारे में। ये कोई एक दो दिन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो लगभग 200 साल लंबा चला, जिसे हम उन कानूनों के जरिए समझेंगे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। कभी सोचा है कि दुनिया का जो सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, हमारा भारतीय संविधान, वो आखिर बना कैसे? इसकी जड़ें ना कोई एक दो साल पुरानी नहीं है, बल्कि करीब करीब 2 सदियों पुरानी हैं। तो चलिए इस बहुत ही दिलचस्प कहानी को एकदम शुरू से जानते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस दौर से जब एक ट्रेडिंग कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, धीरे धीरे करके भारत पर हुकूमत करने लगी थी। और उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए जिन्होंने, आप कह सकते हैं, अनजाने में ही भारत के भविष्य के संविधान की पहली ईंट रखी। तो इस सफर में सबसे पहला बड़ा कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में भारत में सीधे सीधे दखल दिया। इसी एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। फिर इसके कुछ ही साल बाद 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। इसने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। इसने कंपनी के जो कमर्शियल काम थे उन्हें उसके पॉलिटिकल कामों से अलग कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने अपना कंट्रोल और मजबूत करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया। और फिर आता है 1857 का विद्रोह। इसने तो मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। इस विद्रोह के ठीक बाद 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ले लिया गया और सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ये एक बहुत बड़ा, एक युगांतकारी बदलाव था। तो इस बदलाव का सीधा सीधा मतलब ये था कि अब कंपनी का राज खत्म हो चुका था और ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल शुरू हो गया था। जो गवर्नर जनरल का पद था उसे अब वायसराय कहा जाने लगा, जो सीधे ब्रिटिश ताज का नुमाइंदा था। मतलब भारत के एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ढांचा ही बदल गया था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। क्राउन का शासन शुरू होने के बाद धीरे धीरे सुधारों का एक नया दौर शुरू हुआ। ये वो दौर था जब पहली बार भारतीयों को शासन और कानून बनाने के प्रोसेस में शामिल करने की बातें होने लगीं। हाँ, ये कदम छोटे जरूर थे, पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो इसकी शुरुआत होती है 1861 में, जब पहली बार कुछ भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉमिनेट किया गया। फिर 1892 में एक और कदम आगे बढ़ाया गया, जब इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम शुरू हुआ और मेंबर्स को बजट पर बहस करने का हक भी मिल गया। और फिर 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने इन असेंबलीज का और भी विस्तार किया। आप देख रहे हैं, ये एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। लेकिन हाँ, 1909 के इन सुधारों में एक बहुत ही विवादास्पद, मतलब कंट्रोवर्शियल चीज थी। मुसलमानों के लिए एक अलग इलेक्टोरेट की शुरुआत। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। और इस एक फैसले का भारतीय राजनीति पर बहुत ही गहरा और दूरगामी असर पड़ा। इसके बाद आता है साल 1919 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसने दो बहुत बड़े काम किए। पहला, इसने प्रांतों में द्वैध शासन या डायरकी, यानी एक तरह से दोहरी सरकार की एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की शुरुआत की। और दूसरा, इसने पहली बार शासन के सब्जेक्ट्स को केंद्र और प्रांतों के बीच बांटा। अच्छा, तो ये द्वैध शासन या डायरकी आखिर था क्या? चलिए समझते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि प्रांतीय सरकार के जो भी विषय थे उन्हें दो लिस्ट में बांट दिया गया। एक थी ट्रांसफर्ड लिस्ट, जिसे गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह पर चलाते थे, और दूसरी थी रिजर्व्ड लिस्ट, जिस पर गवर्नर और उसकी काउंसिल का पूरा कंट्रोल था। ये एक काफी उलझी हुई और सीमित पावर शेयरिंग की व्यवस्था थी। चलिए, अब हम उस सबसे जरूरी लेजिस्लेटिव एक्ट पर आते हैं, जिसे हम आज के भारतीय संविधान का सीधा पूर्वज, या यूं कहें कि एक खाका भी कह सकते हैं। और वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सिर्फ एक और कानून नहीं था, ये एक मील का पत्थर था। ये इतना ज्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव था कि इसे अक्सर हमारे मौजूदा संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो आखिर इस एक्ट में ऐसा क्या खास था? इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन की नींव रखी। इसने प्रांतों को ज्यादा ऑटोनॉमी दी और वो जो कॉम्प्लेक्स डायरकी सिस्टम था उसे खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, आज के हमारे कई बड़े बड़े संस्थान जैसे कि आरबीआई, यूपीएससी और यहाँ तक कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो पहले फेडरल कोर्ट कहलाता था, उन सब की जड़ें इसी एक्ट में हैं। और इसकी विरासत आज भी हमारे संविधान में जिंदा है। हमारे संविधान के कई मेन फीचर्स, जैसे कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर,
इमरजेंसी के प्रावधान और गवर्नर का ऑफिस, ये सब सीधे सीधे 1935 के इसी एक्ट से लिए गए हैं। ये सच में हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर, आज़ादी का जन्म और एक सॉवरेन राष्ट्र का उदय, जो अपना मुकद्दर खुद लिखने के लिए अब तैयार था। देखिए, 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, वो सिर्फ आज़ादी और बंटवारे का एक डॉक्यूमेंट नहीं था। इसने भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरी तरह से सॉवरेन बना दिया, जिसका मतलब था कि अब भारत बिना किसी बाहरी दखल के अपना संविधान खुद बना सकता था। इसके बाद तो आखिरी चैप्टर बहुत तेजी से लिखा गया। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। फिर करीब 2 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया, और आखिर में 26 जनवरी 1950 को यह पूरी तरह से लागू हो गया और भारत एक गणतंत्र बन गया। वो 200 साल की लंबी यात्रा अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो ये एक बहुत ही लंबी और उलझी हुई यात्रा थी। 1773 के पहले रेगुलेटिंग स्टेप से लेकर 1858 में क्राउन के डायरेक्ट रूल तक, फिर 1909 और 1919 के कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म से लेकर 1935 के उस जबरदस्त एक्ट तक, और आखिर में 1947 में आज़ादी। हर एक पड़ाव ने भारत के संवैधानिक भविष्य को एक नया आकार दिया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये 200 साल पुरानी ऐतिहासिक विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये पुराने कानून, ये संघर्ष आज के भारत को कैसे शेप देते हैं और हमारे भविष्य पर कैसे असर डालते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही और भी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।